हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अ रोड टू हिस्ट्री विथ मिमी। तो आज जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग पाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही पाषाण काल भी आता है। तो अब पाषाण काल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा मेरे बारे में कुछ जानकारी है। मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में और मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से किया है मैंने मास्टर्स, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ और नेट हिस्ट्री में किया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बता दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मेरे पिछले वीडियो को तो एक बार ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग मैं इसकी प्लेलिस्ट बना देती हूँ तो जहाँ आपको ये सीरियल वाइज मिल जाएगा सारे वीडियोज़। तो अब हम लोग बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। तो थोड़ा सा पाषाण काल को हम लोग पढ़ने से पहले हल्का सा मानव का विकास के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, कि मानव का विकास कब कैसे हुआ। तो संपूर्ण मानव विकास के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं कि पृथ्वी कैसे क्या निर्माण हुआ, इसके बारे में एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी जिससे कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए और आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे इसमें। तो अब इसके लिए तो मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज मानव के विकास के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं मानव विकास। तो अब मानव विकास जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। यानी ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव का आदि पूर्वज किसे कहा जाता है तो वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। प्रोटो मानव या आद्य मानव भी इसे कहा जाता है। और सर्वप्रथम ये दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में टोंग नामक स्थल से प्राप्त हुआ है और इसके अवशेष केवल अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त और इथोपिया के हदार से प्राप्त मादा कंकाल लूसी को मानव माता कहा जाता है। तो अब ये जो है 50 लाख से 18 लाख वर्ष से पूर्व प्राचीन का है। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो है वो आता है होमो हैबिलस। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस के बीच का जो मानव है वो है होमो हैबिलस। तो होमो हैबिलस जो है वो प्रथम होमोजेनस का प्रतिनिधि था और उसे होमो हैबिलस को ही कारीगर मानव कहा जाता है। ठीक है, होमो हैबिलस को क्या कहा जाता है? कारीगर मानव। और इसी ने सर्वप्रथम सबसे पहली बार पत्थर के औजार बनाने का कार्य किया। तो पत्थर के औजार बनाने का सर्वप्रथम कार्य किस मानव ने किया? तो होमो हैबिलस ने किया। इसका जो समय है, टाइम पीरियड है, वो 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। फिर आप सबसे पहले पढ़ा हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या कहते हैं? तो मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आते हैं होमो हैबिलस और ये इसे कारीगर मानव भी कहा जाता है और ये सर्वप्रथम पत्थर के औजार इसी ने बनाए। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होमो इरेक्टस या पिथेथ्रोपस। ये पहला ऐसा मानव था जो 2 पैरों पे प्रॉपर चलने लग गया और इसने सर्वश्रेष्ठ पत्थर के हस्तकुठार बनाए। ठीक है, इसने सबसे अच्छे पत्थर के हस्तकुठार बनाए और अग्नि का आविष्कार करने वाला मानव भी यही है। यानी अग्नि का आविष्कार किस मानव ने किया? तो होमो इरेक्टस या पिथेथ्रोपस ने किया और सबसे पहले पत्थर के जो हस्तकुठार हैं वो भी इसी ने बनाए और ये सीधा चलने वाला कपी मानव था। ठीक है, तो भारत में हथनौरा से इसके अवशेष मिले हैं, ऐसा माना जाता है। इसका टाइम पीरियड है 15 लाख वर्ष से 7.5 लाख वर्ष पूर्व प्राचीन। फिर आता है नियंडरथल। तो ये जर्मनी के नियंडरथल नामक स्थान के आधार पर इसका नाम नियंडरथल रखा गया है और इसका जो ये जो है मृतकों यानी जो इसके लोग खत्म होते थे उनका अंतिम संस्कार, पहली बार अंतिम संस्कार करने का कार्य किस मानव ने किया? तो वो था नियंडरथल। ये पहला ऐसा मानव है जो अंतिम संस्कार करने वाला है। और अग्नि का देखिए, अग्नि का आविष्कार तो होमो इरेक्टस या पिथेथ्रोपस ने कर दिया था, लेकिन अग्नि का व्यापक स्तर पर प्रयोग किस मानव ने किया? तो नियंडरथल मानव ने अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया है।
और यही निएंडरथल मानव ही पहला ऐसा मानव है जिसने तन ढकने के लिए चमड़े से बने कपड़ों का प्रयोग किया। यानी हम देखते हैं कैसे मानव का धीरे धीरे विकास होता है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व प्राचीन। तो अब सबसे पहले अब इसके बाद आता है होमोसेपियंस क्रोपेमैग्नन, इसी को कहा जाता है, इसी को चार्ल्स लेड भी बोला जाता है, इसी को ग्रीमाल्डी भी कहा जाता है। तो ये जो है होमोसेपियंस, ये मानव का सबसे निकटतम पूर्वज है और ये प्रायः सभी क्षेत्रों से इसके अवशेष मिलते हैं। बाकियों के अवशेष हर क्षेत्र से नहीं मिलते हैं, लेकिन होमोसेपियंस के अवशेष लगभग हर क्षेत्र से मिल जाते हैं। और ये पहला आधुनिक मानव, या इसी को हम लोग प्रज्ञ मानव या ज्ञानी मानव भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो है उत्पत्ति कब होती है, तो 40,000 ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति हुई। और इसका जो चेहरा था वो भी परिवर्तित हुआ। उभरी हुई ठोड़ी तथा खोपड़ी में गोलाकार अग्रभाग का निर्माण पहली बार हुआ। तो हम देखते हैं कि जो मानव का विकास है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने देखा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, हाँ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज। होमो इरेक्टस द्विपद मानव था, पहली बार पत्थर के हस्तकुठार बनाए इसने और आग का आविष्कार किया। और ये कपी मानव था, इसमें भारत में हथनौरा से थोड़े बहुत इसके अवशेष मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस, इन दोनों के बीच का जो मानव है वो है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस जो है वो सबसे पहले, हस्तकुठार तो बनाया होमो इरेक्टस ने, लेकिन होमो हैबिलस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए हैं। और फिर आता है निएंडरथल मानव। इसने क्या किया, मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला ये पहला मानव था, पहला ऐसा मानव था जिसने मृतकों का अंतिम संस्कार किया। और इसी ने सबसे पहले सर्वप्रथम अग्नि का व्यापक स्तर पर, यानी बड़े स्तर पर इसने प्रयोग किया। तो हम ये देखते हैं होमो इरेक्टस जो है उसने आग का आविष्कार तो कर लिया था, लेकिन उसका प्रयोग उसने नहीं किया ज़्यादा। और तन ढकने के लिए चमड़े से बने कपड़ों का प्रयोग किया इस मानव ने, निएंडरथल ने। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 लाख से 40 लाख वर्ष। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनमें कि किसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, किस मानव ने, फिर कहाँ पे अग्नि का व्यापक प्रयोग किया किस मानव ने, किसने सबसे पहले चमड़े के वस्त्र बनाए, मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला कौन सा मानव था। फिर हम देखते हैं होमोसेपियंस जो कि आधुनिक मानव के समान है, प्रज्ञ मानव है। इसकी उत्पत्ति 40,000 ईसा पूर्व में हुई। तो अब मेरे हिसाब से आप सभी ने मानव का थोड़ा विकास समझ लिया है। तो अब इसके बाद जब हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाषाण काल के बारे में, भारतीय इंडियन स्टोन एज, भारतीय पाषाण काल। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। औजारों की विविधता के आधार पर, औजारों के निर्माण के समय के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है वो है 2 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल का समय है 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। यानी कि पैलियोलिथिक एज जो है वो है 2 लाख से 10,000, मीसोलिथिक 10,000 से 6,000 और नियोलिथिक 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। फिर पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया। अच्छा, पूरा पाषाण काल का विभाजन किसने किया है 3 भागों में, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ा दिया है, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और आप अगर उसको देखते हैं तो उसके आप एक सीरीज में अगर देखते हैं वीडियोस को तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया। निम्न या पूर्व पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज, इसका टाइम पीरियड है 2 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व। फिर मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, इसका टाइम पीरियड है 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व। फिर उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। अब देखते हैं प्री हिस्ट्री या फिर प्रागैतिहासिक शब्द। प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग किसने किया, तो डेनियल विल्सन ने किया। प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डेनियल विल्सन ने किया। तो ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस जो हैं कभी कभी पूछ लेता है नेट में, 1-2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं ऐसे। तो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहास को सर्वप्रथम डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में कर्नाटक के लिंग सुगुर में उद्घाटित किया।
तो भारत में प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज ने सर्वप्रथम इसे कर्नाटक के लिंगसूर में उद्घाटित किया था और इन्होंने ही यहाँ से प्रस्तर का बाड़ाग्र प्राप्त किया था। तो यानी भारत से प्राप्त होने वाला पहला प्रागैतिहास उपकरण क्या है? तो वो है, तो इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक उपकरण प्राप्त किया है प्रस्तर का बाड़ाग्र। तो भारतीय प्रागैतिहास का पहला व्यापक और व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो हेल्मट डी टेरा एवं टी पीटरसन द्वारा। और ये कहाँ से थे? तो ये कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा 1935 में किया गया। अच्छा, इन्होंने जो है वो कहाँ का किया था? तो पोतवार क्षेत्र का व्यापक इन्होंने उत्खनन कार्य किया पोतवार क्षेत्र में। अब ये पोतवार क्षेत्र जो है वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। अब इस अध्ययन का प्रकाशन स्टडीज ऑफ द एजेज इन इंडिया एंड एसोसिएटेड ह्यूमन कल्चर्स में किया गया। यानी जो डी टेरा और पीटरसन ने ये अभियान चलाया था, ये खुदाई का काम किया पोतवार क्षेत्र में विस्तृत रूप से, इसका जो प्रकाशन है वो स्टडीज ऑफ द एजेज इन इंडिया एंड एसोसिएशन ह्यूमन कल्चर में किया गया था। प्रथम भारतीय प्रागैतिहास अध्ययन दल का गठन जो है वो किसने किया? तो के.एन. दीक्षित ने किया। पहले भारतीय प्रागैतिहास अध्ययन दल का गठन किसने किया? के.एन. दीक्षित ने किया। ये आपका यूपीएससी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेट में भी कभी कभी पूछ लेता है। और इन्होंने सबसे पहले कहाँ का उत्खनन कार्य किया था? तो कहाँ पे इन्होंने गठन किया था? साबरमती घाटी की खोज इन्होंने की थी, के.एन. दीक्षित ने। तो भारतीय विश्वविद्यालयों को, अब देखिए, भारतीय विश्वविद्यालयों को उत्खनन की अनुमति के.एन. दीक्षित ने ही प्रदान की थी। जब ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे तब उस समय इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों को उत्खनन की अनुमति प्रदान की थी। और उत्खनन की अनुमति प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, कौन है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1857 ईस्वी में। तो पहली बार भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन दल का गठन जो किया वो किया के.एन. दीक्षित ने। और विश्वविद्यालयों को उत्खनन की अनुमति के.एन. दीक्षित ने दी। और उत्खनन की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला कॉलेज जो था वो था कलकत्ता विश्वविद्यालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो प्रागैतिहासिक शाखा का जो मुख्यालय है, यानी कहाँ है वो? नागपुर, यानी महाराष्ट्र में है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्रागैतिहासिक शाखा का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट के लिए भी, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, और साथ ही साथ ये यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय प्रागैतिहास को विश्व के मानचित्र पर लाने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है मार्टिमर व्हीलर को। भारतीय प्रागैतिहास को विश्व के मानचित्र पर किसने लाया? तो वो है मार्टिमर व्हीलर। भारत में स्तरीकरण सिद्धांत, यानी उसको स्तर में किस प्रकार से उसका मापन किया जाएगा, किस प्रकार से उसकी खुदाई की जाएगी, त्रिविमितीय मापन विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे है? तो ये भी मार्टिमर व्हीलर को भी है। तो मार्टिमर व्हीलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम बात करेंगे अब रॉबर्ट ब्रूसफुट की। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है, इनका भारतीय प्रागैतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान है और इन्हें भारतीय प्रागैतिहास का पिता या जनक भी कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहास का इन्हें पिता या जनक भी कहा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में। रॉबर्ट ब्रूसफुट मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के निवासी थे और ये पेशे से भूगर्भ वैज्ञानिक और पुराविद थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम और भारतीय प्रागैतिहास के जनक जो हैं वो हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। 30 मई 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। ठीक है, और फिर इसके बाद इनके एक मित्र थे किंग, उन्होंने यही पल्लवरम से तो इन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने अतिरम पक्कम से प्राप्त किया था। अतिरम पक्कम से किंग ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने उत्तर पाषाण कालीन उपकरणों को स्पष्ट रूप से 78 वर्गों में बांटा है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है।
और ये कई बार ऐसे पूछ लेता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या शिक्षा विधि शास्त्री थे, क्या थे। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाणकालीन टेरीपुरा स्थल की खोज भी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी, तो इनका प्रागैतिहासिक काल में बहुत ही योगदान है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित बेलम की गुफाओं की खोज भी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रागैतिहासिक शोध को नृतत्व शास्त्रीय दिशा प्रदान करने की शुरुआत की। यानी प्रागैतिहासिक शोध में नृतत्व शास्त्र का जो प्रारंभ किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। और रॉबर्ट ब्रूसफुट की जो पुस्तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक एंटीक्वेटीज ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। तो पुस्तक का नाम जरूर याद रखना चाहिए, नेट में तो अक्सर ही बुक्स पूछ ली जाती हैं मैच द फॉलोइंग के तहत। और असर्जन रीजन में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आपको मालूम नहीं है, तो आप उन्हें नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और असर्जन रीजन तो सच में आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आप सही से नहीं पढ़े हुए हैं। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट की मृत्यु जो है वो कोलकाता में हुई थी और इनकी समाधि होली ट्रिनिटी चर्च अर्काट तमिलनाडु में है। रॉबर्ट ब्रूसफुट पुरातत्व संग्रहालय ये कहाँ है, तो ये मबेल्लारी कर्नाटक में है। रॉबर्ट ब्रूसफुट पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है, कर्नाटक के मबेल्लारी में है। सन 1982 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश के पास नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा नामक गांव में अरुण सोनकिया को होमोनिड मानव कपाल की प्राप्ति हुई और ये 30 वर्षीय युवती का अवशेष था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया हुआ है। तो 1982 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश के पास नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा नामक गांव में अरुण सोनकिया को होमोनिड मानव कपाल की प्राप्ति, और ये किसका है, 30 वर्षीय युवती का है। यहाँ से प्राप्त पूर्ण खोपड़ी जो है वो 5 लाख वर्ष पुरानी है। यह भारत ही नहीं दक्षिण एशिया में भी आदि मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। सन 2001 में पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला में एक जीवाश्मीकृत शिशु का पूरा कपाल खोज निकाला और ये भारत में प्राचीनतम शिशु कपाल का पहला साक्ष्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट में 2 to 3 टाइम पूछा गया है। पोतवार के पठार व शिवालिक में सबसे अधिक पुरापाषाण औजार व तिथियों के साक्ष्य मिले हैं। सबसे अधिक पुरापाषाणकालीन औजार कहाँ से मिले हैं, तो पोतवार के पठार और शिवालिक पहाड़ियों से। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से, राजस्थान के डीडवाना से, मध्य प्रदेश के सोन घाटी से, गुजरात की हिरण घाटी से, महाराष्ट्र के नेवासा से, इन सभी स्थानों से पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। और इनके तिथियों की जो गणना है वो किस विधि से की जाती है, तो यूरेनियम थोरियम श्रृंखला तिथि प्रणाली से की जाती है। अब इनके उपकरणों का प्रारूप समझ लेते हैं, ताकि यदि हम जब बात करेंगे कि फलक क्या है, शल्क क्या है, पेबुल क्या है, चापर क्या है, तो इन सब बारे में हमें मालूम रहेगा पहले से, तो हम बहुत ही आसानी से ये समझ सकते हैं। तो उपकरणों का प्रारूप क्या है, उपकरण बनाने के लिए एक उपयुक्त पत्थर चुना जाता है, यानी कोई ना कोई एक बड़ा पत्थर ले लिया जाता है। फिर किसी बटिकाश में यानी पेबुल, अब ये बटिकाश में क्या होते हैं ये अभी मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। किसी बटिकाश में या पेबुल से हथौड़े की तरह उस पर चोट की जाती है और तब उससे प्राप्त सबसे बड़ा जो टुकड़ा है उसे कोर कहा जाता है। ठीक है, कोर कहलाएगा। और अन्य जो छोटे टुकड़े हैं वो क्या कहलाएंगे, शल्क या फलक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो है किसी चट्टान से टुकड़ों को जो हटाने का काम है उसे क्या कहते हैं, फ्लेकिंग या फलकीकरण। यह शल्क उतारने की सामान्य विधि है, यानी फ्लेकिंगकरण या फलकीकरण जो है वो शल्क उतारने की सबसे सामान्य विधि है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण तकनीकें और हैं, जैसे पहली है क्लैक्टनी तकनीक, क्लैक्टोनी है ये, क्लैक्टोनी तकनीक। इस विधि से बने शल्क बड़े और मोटे होते हैं। और दूसरा है लवालवाई तकनीकी, इसमें बने शल्क प्रायः छोटे व मध्यम आकार के होते हैं। तो देखिए, जो बड़े औजार हैं हम उन्हें बहुत शुरुआती मानते हैं, जब उनका मतलब रूप बदलता जाता है, बड़े औजार अब छोटे औजार होते जाते हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम ये पढ़ते हैं। पुरापाषाण काल तो पूरी तरह से पुरातात्विक खोजों पर ही आधारित है। तो अब हम लोग जो उनके बेसिक जो भी उपकरण हैं
हम उनके बारे में अब जान लेते हैं। बटिकाश में, यानी अभी मैंने आपको बताया पेबल, तो पेबल क्या होता है? पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं। यानी अगर आपको समझाऊं तो ये ऐसे कुछ नदी बह रही है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसे तिरछा आड़ा कोई भी बड़ा सा पत्थर है, अब ये नदी में बह रहा है, अब कहीं इधर लड़ा या यहीं छोटे छोटे पत्थर हैं बीच बीच में उनसे लड़ा, लड़ते लड़ते घिसते घिसते कुछ आगे आया तो इसका कुछ ऐसा शेप हो गया। ये किस शेप में हो गया? गोलाकार शेप में हो गया। तो अब ये जब गोलाकार शेप में हो गया है तो अब ये क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा, चिकने और सपाट हो जाएंगे, तो इसको पेबुल कहा जाता है ऐसे उपकरण को। अब ये दूसरा है गंडासा और खंडक, यानी चॉपर और चॉपिंग। गंडासा को चॉपर कहते हैं, खंडक को चॉपिंग। चॉपर क्या है? बड़े आकार वाला उपकरण है जो कि पेबुल से बनाया जाता है। इसके ऊपर एक ही ओर फलक निकालकर धार बनाई गई है, यानी कुछ ऐसा होगा, ऐसा इसके एक ही साइड में, इधर ही एक साइड में धार बना दी गई, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? गंडासा या खंडक। फिर आते हैं चॉपिंग। चॉपिंग क्या है? तो ये द्विधारी होते हैं, यानी इसके दोनों ओर धार होती है, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को घिसकर उसमें धार बनाई जाती है। अब ये कैसे बनाया जाता है? ऐसे मान लीजिए एक ऐसा कुछ टुकड़ा है, बहुत अच्छी तो ड्राइंग नहीं बनाई हूँ मैं, लेकिन कुछ ऐसा, इधर भी धार और इधर भी धार, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा चॉपर। अरे हाँ, चॉपिंग कहलाएगा, ये चॉपर नहीं चॉपिंग कहलाएगा। तो जिसमें एक तरफ धार है वो है क्या? हमारा चॉपर, और जिसमें दोनों तरफ धार है वो है चॉपिंग। हस्तकुठार और विदारणी, अब ये क्या होता है? हस्तकुठार, हस्तकुठार के नाम से ही पता चल रहा है, हाथ का कुठार, और विदारणी यानी क्लीवर। तो हस्तकुठार को हैंडेक्स कहते हैं और विदारणी को क्लीवर। हस्तकुठार मोटे तौर पर तिकोने क्रोड उपकरण है, कुछ समथिंग ऐसा ऐसा उपकरण है, ऐसा कुछ ऐसा। अब प्रॉपर एकदम आज के समय का वो ट्राइंगल नहीं होता है, कुछ ऐसा मिलता जुलता है, मैचिंग सा होता है, बट प्रॉपर एकदम ऐसा नहीं होता है, जिसमें दोनों ओर धार बनाई जाती है, यानी कुछ ऐसा होता है, ऐसा मान लीजिए है ये। अब इसके क्या है? ऐसे मतलब धार बना दी गई ताकि जब हम किसी चीज़ में इससे चोट करें या मारें तो वो आसानी से हमारा काम हो जाए, हम जिस भी काम के लिए करें। तो ये तिकोने क्रोड उपकरण हैं जिनमें दोनों ओर धार बनाई जाती है। अब विदारणी क्या है? क्लीवर यू तथा वी आकार की होती हैं। यदि हस्तकुठार लंबा चौड़ा भारी भरकम और अनगढ़ हो तो उसे एबीविली हस्तकुठार कहेंगे। भारी भरकम है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उसे क्या कहेंगे? एबीवेली हस्तकुठार। अच्छा, पाषाण काल में हम जितने भी हमने उपकरण बनाए हैं वो सभी अधिकतर क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। अब खुरचनी स्क्रैपर, इसमें किसी मोटे शल्क के, अब आपको ये मैंने बता दिया शल्क कैसे बनते हैं। किसी बड़े पत्थर में जब हम पेबुल से चोट करते हैं, उस पर मारते हैं, तो उसके कुछ टुकड़े निकलते हैं, उन्हें हम शल्क कहते हैं। तो एक या अनेक किनारों की, मान लीजिए ये कोई एक ऐसा टुकड़ा निकला है, अब या तो इसके एक साइड में मैं इसमें धार बना दूं, किनारा बना दूं अच्छा बढ़िया, या तो इधर भी बना दूं या इधर भी बना दूं, तो अब क्या होगा? इससे जब हम किसी चीज़ को खुरचेंगे, इससे घिसेंगे, तो वो आराम से खुरच जाएगा। तो एक मोटे शल के एक अनेक किनारों को घिसा जाता है ताकि एक तेज और मजबूत किनारा बन जाए। अब वेधनी यानी पॉइंट क्या होता है? इसमें शल्क या फलक के एक जगह मिलने वाले दोनों किनारों के साथ साथ घिसाई कर दी जाती है, यानी ये कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे, तो इधर घिसाई कर देंगे तो एकदम ये नुकीला सा बन जाएगा। यहाँ पे जब हम घिसाई करेंगे तो ये एकदम नुकीला बन जाएगा। तो अब ताकि एक पतला नुकीला काम करने वाला सिरा बन जाए। अब तक्षणी क्या है? ब्यूरिन, इसमें शल्क या फलक से दो ऐसे झुके हुए तल बनाए जाते हैं जो आधुनिक पेचकस की तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वर्धक यानी बोरर या छोटे और मोटे शल्क या फ्लेक से इस तरह बनाया जाता है कि इसके बाहर निकले हुए हिस्से पर एक या दो दांते बनाए जाते हैं, यानी ये ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे घिस दिया, थोड़ा सा गड्ढा हो गया, फिर ये ऐसा एक कुछ यहाँ घिसा, फिर ऐसा घिस दिया, गड्ढा हो गया, तो ये क्या है? एक नुकीला सा कुछ बन जाएगा हमारा। दो दांते बनाए जाते थे जिससे एक मोटी नोक निकल आए। तो इसमें अब देखिए, प्राचीनतम जो सबसे पुराने और अपरिष्कृत हैंडेक्स हैं उनको एबीवेली, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? एबीवेली। तथा जो विकसित यानी जो डेवलप्ड हैं
और अच्छी तरह से बने हुए थोड़े हैंड एक्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एस्चुलियन कहा जाता है। तो पुराने टाइम के जो मतलब थोड़े कम अच्छे अनगढ़ टाइप के, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, थोड़े बड़े हैं, वैसे जो हैंड एक्स हमें मिले हैं उनको एबी वैली कहते हैं। जो थोड़े से अच्छे, थोड़े छोटे साइज में और ज़्यादा परिष्कृत हैं उनको हम लोग एस्चुलियन कहते हैं। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा हस्त कुठार की इमेज दिखा देती हूँ, कैसे दिखते थे। लगभग कुछ ऐसे, अब प्रॉपर ऐसे एकदम से नहीं बने होते थे। अब ये ऐसा एक बड़ा पत्थर ले लिया, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा हथौड़े टाइप का या यहाँ पे कुछ भी ऐसा उसमें बांध दिया। अब उससे जब पहले तो शुरुआत जब हुई होगी तो कुछ ऐसा एक टुकड़ा उठाया, उसको बनाया थोड़ा सा, अब उसी से पत्थर पे हम चोट कर रहे हैं, किसी पत्थर पे। तो क्या है, हथौड़े की भांति, यानी एक कुल्हाड़ी की भांति। अब इधर कुछ धार है तो कुल्हाड़ी की भांति काम करता है। अब वो आधुनिक कुल्हाड़ी की तरह प्रॉपर ऐसा वाला नहीं है ना कि अब ये ऐसी कुल्हाड़ी होगी। तो ये कुछ ऐसे ही हस्त कुठार थे प्राचीन समय के। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।